अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद के उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हम सुबह के वक्त एक आपके लिए दुआ अपने दिल से देते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आएँ। अखबारात ने रन डाउन किस तरह बनाया, किस तरह लेआउट बनाया, किस तरह सुर्खियों को दिया इस पर एक नज़र डालते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। वजीर आजम का रेकॉर्डिंग की तरक्की के लिए तमाम अखराजात उठाने का ऐलान, गैस ज़खायर की तलाश के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। जबकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पेश आया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, गैस ज़खायर तलाश के नए लाइसेंसेस का इजरा तेज किया जाए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर से इन अल्फाज का चुनाव किया। साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर गुलाम बना दिया, गैस ज़खायर तलाश करने के लिए इकदाम किए जाएं, वजीर आजम इमरान खान। रेकॉर्डिंग की तरक्की के लिए वजीर आजम का बड़ा ऐलान। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी है, रेकॉर्डिंग की तरक्की के लिए तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने वफाकी वजीर दाखिला के बयान को अहमियत दी। हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट सर पर हाथ रखे, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। हेल्थ के शोबे में वजीर आजम के इनकलाबी इकदाम को रोजनामा नई बात ने सुर्खी के तौर पर लिया। वजीर आजम की मौजूदगी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मुआहदे पर दस्तखत। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, पीएम ऑर्डर्स फास्ट ट्रैक्स इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस फॉर गैस एक्सप्लोरेशन। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वाई फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स ब्लेसिंग रशीद। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, इमरान टेल्स सीएम टू यूनाइट पीटीआई टू विन नेक्स्ट फेज ऑफ केपी पोल्स। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, पाकिस्तान विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर एसेट्स। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सुर्खी के अल्फाज हैं, पाकिस्तान इंडिया नियरिंग डील ऑन अफगानवी ट्रांजिट। अब एक नज़र डालते हैं जी रन डाउन पे। मिनी बजट हुकूमत मंजूरी के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून की सियासी पिसपाई और इस आज के प्रोग्राम में खुर्शीद नदीम साहब का रोजनामा दुनिया में कालम है, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। ये भी उसी इशू के साथ हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी कायम। साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम बनाया, वजीर आजम इमरान खान। नए साल का आगाज, पंजाब के लिए हेल्थ कार्ड का तोहफा। भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी, नसीरुद्दीन शाह भी चीख पड़े। आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया, वन नेशन वन पॉलिसी शामिल है और टॉप ट्रेंड पे बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह साहब के हवाले से ही। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी, आप ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत आज काफ़ी नासाज है। वो न्यूजीलैंड की एक एंकर है, उसने कल अपने जो कबीले के टैटूज थे ना वो चेहरे पे बनाए और बना के वो प्रोग्राम में शरीक हुई। तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं टैटू तो नहीं बना सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ तबीयत ख़राब करके प्रोग्राम में चले जाता हूँ ताकि कोई नई जिद्दत पैदा हो जाए। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मिनी बजट जो पेश होना है। और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कल से बड़ी खींचातानी थी और हुकूमत जो है वो उसके जो इत्तेहादी थे उनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि जो उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं लेकिन वो कल क्लियर हो गई। इस पे मैं एक रिपोर्ट आपके को पेश करना चाहता हूँ जी। रिपोर्ट देखते हैं फिर बात करते हैं। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा जिसमें मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज शाम ही पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश कर दिया जाएगा। जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी मिनी बजट की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मिनी बजट में 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्स अस्तस्ना खत्म कर दिया जाएगा। मिनी बजट में बेशतर अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज बढ़ाई जाएंगी। तमाम इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे। पुरताश अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज में इजाफा होगा। इम्पोर्टेड और मकामी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा होगा।
मजमूई तौर पर टैक्स और ड्यूटी से 340 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। सेल्स टैक्स की शरह को 17% किए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ इकसाम की अशिया पर टैक्स शरह 5 से 7% बढ़ सकती है। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 2.5%, ट्रैक्टर पर आयद सेल टैक्स में 5%, दरामदी कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान है। मकामी तैयार करदा अशिया पर सेल टैक्स 12% से बढ़कर 17% किए जाने का इम्कान है। ये थी रिपोर्ट और इस हवाले से मैं कहा अपडेट लें। सेनेटर सीमी एजदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि एक ये कहा जा रहा था कि जो आपके इत्तेहादी हैं उनमें कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, अब क्या सूरत हाल है? जी, मिनी बजट आज पेश होगा और ये हमने पहले भी कोशिश की थी और जब तक हमने अपने इत्तेहादियों को राजी नहीं कर लिया, हमने इसको टेबल नहीं किया। तो अब माशाल्लाह बड़ी खुशखबरी की आपको मैं दे रही हूँ कि हमारे इत्तेहादी सब राजी हो गए हैं और हमने MQM को भी और काफली को भी मना लिया है। वो हमसे एग्री करते हैं और इसीलिए हम अब मिनी बजट टेबल करने लगे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सब सही डायरेक्शन में इसके बाद चलेगा। आपके नंबर पूरे हैं इस हवाले से मैम? जी, यानी सप्लीमेंट्री मनी बिल जो है, जिसको मिनी बजट कहते हैं, वो आप देखेंगे कि कल टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर्स पूरे हैं तो हम टेबल कर रहे हैं ना, ऐसे ही तो हम हवा में बातें नहीं करते। तो ऑपोजिशन तो हमेशा से ये कहती है कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, मगर उनके पास नंबर्स कभी पूरे नहीं होते और वो उनका जो भी कोई इक़दाम करना चाहते हैं वो रह जाता है। तो आप देखेंगे कि कितने आराम से ये मिनी बजट पास हो जाएगा। अच्छा मैम, एक दोनों इन सवालों से हटके एक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी कयास राइयाँ जारी हैं और अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जो है उनकी वापसी के हवाले से खौफजदा है, कि ऐसी कोई बात है, नज़र आती है? जी, कयास आराइयाँ नहीं, बहुत नून लीग वाले तो बहुत बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि वो वापस आ रही हैं और वो खुद लेने जाएंगे उनको। तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर जाएं लेने के लिए और हम यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएं ताकि वो आके यहाँ अपने केसेस को फेस करें। बहुत शुक्रिया। सेनेटर सीमी एजदी साहिबा हमारे साथ थी। शफीक साहब, जो मिनी बजट है, कल पिछले 4-5 दिन से इस पर बड़ा शोर उठा हुआ है। आप समझते हैं कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई है और नंबर गेम की जब बात आएगी तो सुबकी नहीं होगी? बिल्कुल यही लग रहा है। अब तक इतलात जो हैं और इत्तेहादी साथ आ गए हैं और इंशाल्लाह ये पास हो जाएगा। अब देखिए, आप माजी में नज़र दौड़ाएं ना 30 साल में, तो मेरा ख्याल है कोई मिनी बजट की तादाद बनती है 60-70 से ज़्यादा बनती है। हर दौर में मिनी बजट आया है, हर हुकूमत के दौर में मिनी बजट आया है। इवन जब मैं नेशनल प्रेस गैरी लिखता था इस्लामाबाद दी न्यूज़ के लिए, तो वो 3 साल में कुछ 5 बजट पेश किए डार साहब ने। अच्छा, हाँ, तो ये मुस्लिम लीग नून देख लें, पीस पार्टी का दौर देख लें, फिर उससे पहले मुशर्रफ दौर में देख लें, ये जो मिनी बजट, क्योंकि देखें हमारी इकॉनमी हम इतने इकोनॉमिकली में इतने साउंड नहीं है कि हम अपने अखराजात और इनकम को बैलेंस रख सकें। और जब ये अखराजात बढ़ जाते हैं अपना इनकम से, फिर आपको एडजस्ट करने के लिए मिनी बजट लाना पड़ता है और हर दौर में ऐसे हुआ। बिल्कुल ठीक। और खालिद साहब ने इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की है, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो मैंने सर्च किया है उसमें देखें हर दौर में आए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, और उसमें टैक्सेस लगते हैं। आप ये देखें, हमेशा ही हम लीड होती थी टैक्सों की भरमार। मिनी बजट आ गया, हुकूमत नाकाम, ये हर दौर में। लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए कि हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है कि हम बाकी जो मालिक हैं, एस्टेब्लिश मालिक हैं, उनकी तरह हम एक बजट देके उस पर गुजारा करें। सम टाइम में अखराजात ज़्यादा होते हैं, कोई आफत आ जाती है, कोई ऐसे मामला आ जाते हैं, आइए उससे मामला देंगे। फिर आजकल देख रहे हैं इस दौर में जो है ये आपका कोविड है, इससे हमारी इकॉनमी कितनी मुतासर हुई। पेट्रोल की कीमतें देख के कहाँ पहुँच गई हैं, सोना कहाँ पहुँच गया है। तो ये अवामिल हैं जो कि हुकूमत को मिनी बजट लाने में मजबूर करते हैं, क्योंकि मिनी बजट लाए बगैर एक जमहूरी अपना सिस्टम है, इसमें बगैर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए अपने अखराजात पूरा उसको अपडेट करने के लिए आप किसी अपना पार्लियामेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो ये हर दौर में हुआ। अपोजिशन तो हर दौर में कहती है कि ये मिनी बजट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम देखते रहें। और ये अपोजिशन करती है सियासत के लिए, प्लेइंग टू द गैलरी, कि अवाम को कहे कि हम आपके साथ हैं। और ये हर हुकूमत की मजबूरी होती है
या तो माजी में ना हुआ ना, खालिद साहब बेहतर बताएंगे, माजी में ना हुआ। हर हुकूमत आप निकाल के देख लें, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की उसमें यही है कि मनी बजट ना पार्ट ऑफ हमारा एक लाइफ बन गया, ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। ठीक। खालिद साहब आपसे भी पूछते हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का में माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा वो है। ये जो मिनी बजट है और जैसे शफीक साहब ने कहा कि माजी में भी ये पेश किए गए, हर हुकूमत ने पेश किए गए, तो इस पे इतना शोर क्यों उठ रहा है? देखिए, शोर तो ज़ाहिर है अपोजिशन ने हर मामले पर आज शोर उठाना है। वो अलग बात है कि उनके शोर का उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। असल में ये है कि ये IMF के साथ शफीक साहब हमारा जो 6 अरब डॉलर का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए आज जो मुआहदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत जो है पेशगी जो है इसकी, इस बजट की, मिनी बजट की जो मंजूरी है, अब वो उसके लिए ज़रूरी है। और 12 जनवरी से पहले हमने ये करके IMF को बोर्ड के इजलास से पहले उनको इन्फॉर्म करना है। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। बिजली की कीमत में एडजस्टमेंट का मामला जो है वो पहले ही हो चुका है। इसी तरह जो शरह सूद है उसका मसला भी हल हो चुका है, वो भी बढ़ चुकी है। और उसके साथ जो हमारा दूसरे जो मामला हैं शरायत थी IMF की, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अगर इसमें भी देखिए कि IMF की जो पहले शर्त थी वो 700 अरब रुपए का जो है वो मिनी बजट चाहते थे, वो टैक्सों में एग्जेम्पशन जो है उसका खात्मा चाहते थे। ये तो फिर हमारी हुकूमत पाकिस्तान की वजारत खजाना के जो मुज़ाकरात हुए उसमें अब तो आधा 350 अरब तक जो है अब वो सिर्फ रह चुका है। ठीक है। और दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी है उसका मसला भी जो है वो ऑलमोस्ट तय हो चुका है, उससे भी 356 जो अरब रुपए हैं वो इकट्ठे। असल में इससे होगा क्या? इसमें देखिए कि हमारी जो इकानमी है इस माहदे के बाद उसको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको एक इस्तेहकाम मिलेगा और मेशत के अंदर जो है अब वो बेहतरी आएगी। और दूसरा देखिए, फिर दूसरा मुझे कहना पड़ रहा है कि उसमें ये है कि अगर अपोजिशन के पास इसका कोई मुतबादल प्लान है तो वो सामने लेकर आए, क्योंकि इसके बगैर तो देखिए कि अगर हमारा IMF के साथ वीर साहब मामला जो है वो तय नहीं होते तो हमें फिर मार्केट से महंगे तजारती कर्जे लेने पड़ेंगे, ज्यादा शरह सूद पर लेने जो ये मैंने जितना पढ़ा है इसमें ज़्यादातर पुरतइश अशिया जो है उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, यानी जो अमीर लोग हैं वो उनसे कहा जा रहा है कि आप टैक्स दें। तो ये तो वैसे भी देने चाहिए उनको यार, वो इस मुल्क में रहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से जो कौमी इश्यूज होते हैं ना, जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी के, मईशत के, उस पर हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ना एक सियासी दंगल शुरू हो जाता है। और ये बहुत बुरी अमल है कि जो हम मईशत जैसे मामलात के ऊपर भी सियासत करें। एक बात तो ये। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल ये मिनी बजट जो है कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, हमारे पास ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। जैसे अभी खालिद साहब ने कहा, इसको ज़रा थोड़ी सी देर के लिए मुझे ये बताएं कि अगर हम ये नहीं करते, आपको याद होगा कि जब शुरू में इमरान खान की हुकूमत ने कहा कि हमने IMF के पास नहीं जाना, तो पूरी अपोजिशन का जोर ये था कि आप कैसे कह रहे हैं जी हम आप IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाना तो नागुज़ीर है, आप जाएं। जब चले गए तो कहा कि जी मुल्क गिरवी रख दिया, मुल्क कर्जे रख दिया, चले इस हुकूमत ने रख दिया। माजी की हुकूमतें क्या करती रही हैं? क्या वो IMF की मदद के साथ नहीं ऑपरेट करती रही? क्या IMF के माहिदों के ऊपर दस्तखत नहीं करते रहे? क्या IMF की बुनियाद पर यहाँ पे पॉलिसियाँ नहीं चलती रही, यहाँ टैक्स नहीं लगते रहे? सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है अपनी मईशत के तनाजुर में, हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा कि अगर हम इन चीज़ों को लेकर न चले। उसके बावजूद हुकूमत को भी पता होता है इस बात का, देखिए अगला साल सारा इलेक्शन ईयर है, हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर हम जितना ज़्यादा बोझ अवाम पे डालेंगे तो उसका नुकसान तो फिर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और साख पे आएगा। इसलिए उसके बावजूद हुकूमत ने उसके अंदर वो बैलेंस रखा है कि कम से कम जो टैक्स है वो उनको लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो आम आदमी की तरफ जाए। जो ताकतवर तबकात हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मिनी बजट तो अप्रूव हो जाएगा। और ये अपोजिशन जो है जिसके साथ कहा जा रहा है कि जी ये बहुत बड़ा मुज़ाहमत करेगी, आप देखिएगा कि इसी अपोजिशन के अंदर से हमेशा इनके नंबर कम हो जाते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सहूलतकार का रोल होता है, क्योंकि अपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये मिनी बजट पास नहीं होगा तो कैसे चलेगा मुल्क का रियासती निज़ाम, कैसे चलेगी मुल्क की इकॉनमी, कैसे हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये पास हो जाएगा। बाकी सब सियासत है, शोर है, वो अपोजिशन पहले भी करती रही, अब भी करेगी। सलमान साहब जैसे कहा कि मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए, और मिनी बजट देखें आपका पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ असेंबली है, पार्लियामेंट है।
हर दौर में हुआ, तो फिर अपोजिशन जो है इस पे क्यों ववेला मचा रही है? क्या मसाइल हैं उनके? सिर्फ सियासी मुखालफत? शफीक भाई, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें कि इमरान खान साहब को IMF के पास जाना क्यों पड़ रहा है, ठीक है, इन लोगों ने काबिल शर्म और मैं समझता हूँ कि काबिल मुज़म्मत बात है कि पीपल्स पार्टी अपने दौर में 3 दफ़ा गई, नून लीग अपने दौर में गई। इन लोगों ने इस मुल्क को कर्जे की एक ऐसी दलदल में फंसा दिया कि हम कर्जा तो उतारना दूर की बात है, कर्जे का जो सूद है सॉरी वो सूद की अदायगी हमारे लिए मसला बन गई है। और ये कितने दुख की बात है कि कल ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख रहे थे कि आप IMF के पास मुल्क को गिरवी ना रखें। यार आपको थोड़ा सा कोई वो नहीं है कि शर्म नहीं है कि आपने इस मुल्क का बच्चे को, मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, इनका बच्चा 1,30,000 35,000 का मकरूज है, ठीक है, इनके बच्चे क्यों नहीं है? हसन हुसैन क्यों नहीं है? बिलावल क्यों नहीं है? इनके बच्चों को, जब पूरी कौम मकरूज है और पूरी कौम पे, तो इनके बच्चों के पास अचानक एवन फील्ड कहां से आ जाता है? इनके बच्चों के पास अचानक खरबों रुपए की TTs कहां से निकल आती हैं? इनके बैंक अकाउंट्स में से खरबों रुपए कहां से निकल आते हैं? तो ये लुटेरे हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूटने की खातिर इस मुल्क को गिरवी रखवाया। आज अगर हुकूमत अपनी सर्वाइवल की और अवाम की सर्वाइवल की जंग कर रही है तो ये को खुशी से तो नहीं कर रहे, IMF के पास जा रहे, मजबूरी के तहत जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आहिस्ता 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 एक ऐसी दलदल का शिकार हो गए हैं कि जिससे आउट ऑफ द बॉक्स फैसले ना किए तो हम और दबते चले जाएंगे। शफीक साहब, जो सूरत हाल बनी हुई है, अब आप खालिद साहब चूंकि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, देखिए आप जरा मुझे ये बताएं कि जो अदायगियां, ठीक है, अखराजात और क्या कहते हैं, जब वो बैलेंस ही नहीं रहेगा तो आप उसको किस तरह करेंगे? ना आपके पास टैक्स रेवेन्यू है, ना आपकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ी हुई है, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं। देखिए कि इस वक्त हमारी जो इकानमी है शफीक साहब, उसके ऊपर एक अब बड़ा एक दबाव जो है वो चल रहा है। ये जो डॉलर और रुपए का जो मामला चल रहा है और रुपए की जो कदर कम हो रही है, ये उसी दबाव का नतीजा है कि जो हमने बैनुल अक़वामी सतह पर जो है अब वो हमने अदायगियाँ करनी है, उनका तवाज़न बिगड़ चुका है। उसकी वजह यह है कि माजी में इस तरह नून लीग के दौरे हुकूमत में 34 अरब डॉलर का जो है 5 साल के दौरान जो है वो कर्जे लिए गए, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 15 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो लिए गए। और उन ये दोनों जो अदवार थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, इनमें जो कर्जे लिए गए उनकी अब अदायगी के लिए फिर कर्जे लेने पड़ रहे हैं। सूद की अदायगी के लिए, सूद की शफीक साहब अदायगी है, कर्जे तो पीछे चले गए। और इसमें इस हुकूमत ने 5 साल में शफीक साहब 55 अरब डॉलर के जो कर्जा जात हैं वो वापस करने हैं। हाँ, करने, अंदाजा करें यही 55 अरब अगर हमारे पास हो यार, हमारे के उसमें ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें हो तो हम कहाँ से कहाँ खड़े हो जाते, ठीक है ना। लेकिन मजबूरी क्या है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और फिर एक तरफ ये कर्जे लेते रहे और दूसरा अपने जो इनके अदवार थे उस दौरान जो एक्सपोर्ट थी, आज से 10 साल पहले जहां एक्सपोर्ट खड़ी थी, उनके 10 साल जो हुकूमत रही नून लीग की वो उसी जगह खड़ी रही जहां पीपल्स पार्टी छोड़कर गई। साहब मैं एक चीज़ आपको शेयर करूं, देखें IMF का प्रोग्राम क्या होता है। IMF आपको कहती है कि भाई तुम्हारा ये घर चल नहीं रहा, तुम्हें इतने पैसे चाहिए, लेकिन इस घर को चलाने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम ज़रा बिजली कम इस्तेमाल करो, तुम जो रोज़ मटन खाते हो उसे कम कर दो। मैं घर के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक है। वो एक प्रोग्राम दे देते हैं आपको कि भाई अगर आपने अदायगी और अखराजात में तवाज़ुन करना है तो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपनी जो चीज़ें हैं उनके को स्ट्रीमलाइन करें, अपने अखराजात कम करें, लल्ले कम करें, ठीक है। फिर जाके कहीं थोड़ा सा जो डेफिसिट है वो कम होता है। अब जो IMF ने प्रोग्राम दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 700 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करें। शफीक साहब, आप पहले IMF का प्रेशर था कि 700 अरब के नए जो टैक्सेशन है, एग्जेम्पशंस हैं, उनको ख़त्म करें। और अब वजारत खजाना के जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में सिर्फ 350 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, इस्तिस्ना है, वो ख़त्म किया। और आखिरी बात शफीक भाई, आपकी तनख्वाह आती है, टैक्स कट के आ जाती है, हमारी सबकी। यार वो तबका जो बालादस्त तबका है, जो उमरा है, कितने फीसद टैक्स देते हैं? ये अभी लाहौर की एक मार्केट में
अब टैक्स के लिए जब वो हुआ कि जी हम सबका जीएसटी चेक करेंगे जो बिक रहा है, उन्होंने हड़ताल कर दी ताजरों ने, पूरी मुल्की हड़ताल करेंगे जी, हम टैक्स नहीं देंगे। यानी आप जो मर्जी करें, जितना मर्जी लूट लें, लेकिन अगर आपको कौम को टैक्स देना पड़े तो आप कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे। साहब ये बड़े जो हमारे सनतकार ताजर और दूसरे लोग हैं, इनका जो है वो जो ये खुद तो टैक्स देते नहीं, टैक्स तो आगे ट्रांसफर कर देते हैं सारफ पर। और इस वक्त भी हमारी जो 80% 80% जो टैक्सेशन है अब वो सारी जो है वो आम आदमी पर पड़ रही है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो जरूरत इस वक्त इस बात की भी है कि हम अपनी जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको कम करें और डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसकी तरफ जाए। अच्छा, ये रोजनामा दुनिया में खुर्शीद नदीम साहब का कालम है, आज नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, बड़ा दिलचस्प कालम है। और उनका जी उनके वापसी के इम्कानात बड़े महदूद हैं। और जो ये डील की खबरें हैं, इसमें आइज़े से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी ख्वाहिश का आंसर उनमें है। और नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट में जो एतमाद का रिश्ता है वो ऐसा इस तरह नहीं है। और फिर नवाज शरीफ की सियासी वापसी अपोजिशन की मुज़ामत कमज़ोर है, इसलिए नहीं आएगी। आप समझते हैं कि कल भी हमने कहा था गुब्बारे में से हवा निकल गई, लेकिन अब जो खुर्शीद नदीम साहब नहीं, लेकिन जो हक में लिखने वाले लोग हैं वो भी एक स्टेप पीछे आए हैं, सलमान गनी साहब और इस तरह, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हाँ मुमकिन नहीं है शायद ऐसा हो। अब ये देखें आपके नवाज शरीफ की वापसी में एक शोशा है, कहा कि ना इनके लोग जो है कहेंगे हमारी डील हो रही है, कि नून लीग कभी भी डील के बगैर ना पावर में नहीं, इनका माजी देख लें कभी पावर में नहीं आई। अब ये शोशा छेड़ा गया कि हमारी डील हो रही है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, जो अपोजिशन की सियासत है वो ठुस हो गई। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब का था कि धरना और ये लॉन्ग मार्च और ये और वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे उनके लीडरशिप बदली और आवाम भी बदल हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने अपना किया है। और नवाज शरीफ वापस देखें, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अगर आप देखें, आप अक्सर पढ़ते होंगे फलां यूएई से फलां मुलज़िम ले आए, इंग्लैंड से फलां मुलज़िम ले आए, और वो अभी अंडर ट्रायल होते हैं, वो मुलज़िम अभी अंडर ट्रायल होते हैं। लेकिन एक कंडम प्रिजनर जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको वापस लाने के लिए मुस्लिम लीग नून बात नहीं करती। तो मैंने एक मुस्लिम लीगी से पूछा आप क्या कर रहे हैं यार, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? वो कहते हैं वापस नहीं आ रहा, बस हमने खेलना था, मीडिया खेल लिया। मैंने कहा असल बात क्या है? कहते साड़ी गल नहीं बनी। अच्छा, कहते हैं साड़ी गल नहीं बनी। तो मैं क्या ये तो आपकी सियासत सारी खत्म हो गई। कहते मौलाना फजल रहमान साहब हमसे शदीद नाराज हैं कि आपने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, कि आपने डील करके तो आपने जो मेरा प्लान था, जो मेरा एंटी गवर्नमेंट स्टांस था, वो सारा खत्म कर दिया। हाँ, तो मैं अब क्या आप कह रहा थे, कहते हम अब शहबाज शरीफ आगे आएंगे और हम तैयारी करेंगे अगले इलेक्शन की। तो ठीक, फिर मैंने कहा ये सारा शोशा छिड़ा क्यों मियां नवाज शरीफ भला? वो कहते हैं हमने इसलिए छेड़ा कि हम समझते थे कि ये उनका ला के दबाव डाल के तो हमको अपना थोड़ा रूम ले लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन फिर वो वोट को इज्जत कहाँ? उन्हें पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ किया, मैं यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। मैंने कहा फिर वोट को इज्जत दो कहाँ गए? उन्होंने कहा वोट को इज्जत गया हवा में। अच्छा, तो फिर मैं ये वोट की इज्जत फिर आपके इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? आगे जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मैनिफेस्टो लाएंगे, क्या करेंगे? कहते हैं बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि हमेशा हर पार्टी की कोशिश होती है, आज शेख रशीद साहब जो गवर्नमेंट कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की अपना मंजूर बन जाए। तो मैंने कहा फिर ये आपका जमहूरियत और ये और वो लॉन्ग मार्च में मौलाना फजल रहमान साहब के चौके छक्के, कहते हैं यार ये सब होता है आवाम के लिए, मीडिया के लिए होता है। असल में हर जमात चाहती है कि वो कोई डील करके आए कुछ, और कहते हैं हम शहबाज शरीफ जो है वो बेहतर बात करेंगे। तो मैंने कहा ये अब वापस आएंगे? कहते हैं अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनको पासपोर्ट मिल जाए। तो मैं कहा पासपोर्ट मिल जाएगा फिर क्या होगा? पासपोर्ट मिल जाएगा तो वो ट्रैवल करने के काबिल हो जाएंगे। अब इस पर इस पर डील हो रही है कि पासपोर्ट मिल जाए, ये आपकी औकात है? एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हुकूमत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट को इज्जत, ये बला बला, और अब आ गए जी हम उनके लिए उनकी वापसी के लिए पासपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शेख साहब का जो शेख रशीद साहब का आज बयान है बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं हर पार्टी चाहती है इस्टेब्लिशमेंट सर पर हाथ रखे, और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो उसके साथ होती है जो मुंतखब हुकूमत होती है। तो ये जो ख्वाहिश है सलमान फिर जमहूरियत और वोट को इज्जत दो, ये कहाँ है? बात यह है कि हमारे सियासतदानों ने जमहूरियत को एक बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उसको एक ऐसा हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जिससे ताकत के मराकज में अपने ताल्लुकात दुरुस्त करके इक़्तिदार पे कब्जा किया जाए। अब सिर्फ कल के दिन ही आप शाहिद खकान अब्बासी साहब का, राना तनवीर साहब का और इनका ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू सुन लें,
जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में, ना ये पार्टी का एजेंडा है, ना उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। अगर ये आएंगे या नहीं आएंगे उसका फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना, यानी पार्टी ने कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने तो ऐसे नहीं, उसने खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी उनको तो चाहिए वो वहां पे बैठ के अपना इलाज करें, पाकिस्तान में भी हालात ऐसे नहीं है कि उनकी वापसी मुमकिन हो सके। और ये खुशी नदीम साहब ने भी बुनियादी तौर पे यही बात लिखी है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मारूजी हालात हैं उसमें तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आना जो है वो खतरे की घंटी है। अच्छा, वो कोई खतरे के लिए तो नहीं आ रहे, वो तो जब भी आएंगे मुफाहमत करके आएंगे। जनरल मुशर्रफ के साथ गए थे मुफाहमत करके, और जनरल मुशर्रफ के साथ ही मुफाहमत करके वापस आए थे, कोई इनकलाब के लिए तो नहीं आए थे वो, कोई नेल्सन मंडेला तो नहीं बने थे। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो अपोजिशन जमाते हैं सब जो है, जो कल शेख रशीद ने कहा ना, जाती तो उधर ही है ना जहां पे उनको समझ आती है कि हमारी बात बनेगी। अवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं रखता। अवाम अपनी सियासी जमातों को मजबूत करने की बजाय वो एस्टैब्लिशमेंट से पिंगे बढ़ाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला करना चाहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले आपके सामने नजम सेठी समेत कितने जर्नलिस्टों ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही है नवाज शरीफ साहब की कि हमारे साथ मामला तय कर लें, हमारे साथ डील कर लें, और नवाज शरीफ साहब अड़े हुए हैं, जबकि सबको पता था कि वो खुद क्या करते रहे हैं, कैसे चाहते हैं। अब ये मरियम की खामोशी आपको बता रही है, नवाज शरीफ साहब की खामोशी आपको बता रही है कि ये एक पसे पर्दा एक खेल खेलने की कोशिश की जा रही थी जिसमें बात बनी नहीं है। इस वजह से नवाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फ्रंट फुट पे नवाज शरीफ होंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब बैक फुट पे चले जाएंगे। शहबाज शरीफ को तो इस वक्त फ्रंट फुट पे खेलना है, और वो 2023 का इंतखाब जो है वो उनकी क़यादत में लड़ा जाना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी वापसी के बारे में कुछ ना सलमान साहब ने कहा है कि ये जो आपके लीडरान जो 7 से 12 का जो दंगल होता है उसमें अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा इशू नहीं है नवाज शरीफ की वापसी। आप मरीम नवाज के ट्वीट निकाल के देख लें, अपना भाषण देख लें, मरीम औरंगजेब का देख लें, शायद खाकान अब्बासी का अपना उनके मीडिया टॉक देख रहे हैं, वो नवाज शरीफ दिसंबर में आ रहे हैं, फिर आपके जो याद सादिक हैं जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमारा ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। यानी उनको जो डील के था कि हम डील करके ले आएंगे, वो डील अब वो नहीं हुई, नहीं हो सकी, इसलिए अब वो उस पर रिवर्ट कर रहे हैं, बैक पे जा रहे हैं कि हमारा मसला ये नहीं। खुदा के बंदों को लोग कौम को बेवकूफ़ न बनाओ। आप सब ने एक कवाली गा रहे थे, ये मियाँ साहब आ रहे हैं। अब जब पता है कि भाई कोई डील नहीं हुई तो अब आप कह रहे हैं हमारा इशू नहीं है, ये मुनाफकत है, सियासत नहीं है। खालिद साहब, जैसे शफीक साहब ने कहा कि वो अब मामला जो है वो ख़त्म हो गया, वैसे सबसे ज़्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान का नहीं हुआ। KPK में उन्हें कामयाबी मिली थी और वो मौका था कि वो एक हीरो के तौर पे आगे आते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी प्लानिंग जो थी मौलाना फजलुर रहमान को जो एकदम मर्ज हो रहे थे कि इस टाइम टॉप अपोजिशन लीडर वो हैं, वो एकदम फिर नीचे आ गए। राणा साहब, मौलाना फजलुर रहमान के एजेंडे को तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे नून लीग की सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है, क्योंकि इससे बराह रास्त जो बयानिया था नून लीग का वोट को इज्जत दो, अब वो बयानिया जो है वो मुतासर हुआ है। और ये जो शोर उठा था इसकी वजह भी नवाज शरीफ साहब खुद थे कि जब ख्वाजा रफ़ीक मरहूम की बरसी के मौका पर नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया तो खिताब के आखिर में एक जुमला उन्होंने कहा कि जल्द ही आपसे जो है वो मुलाकात पाकिस्तान में होगी। तो उससे फिर ये क्यास हराइयाँ शुरू हुई और पार्टी की जो लीडरशिप है, जो मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब है, उनकी तरफ से फिर इस तरह की बातें जो हैं वो होना शुरू हुई। बल्कि उसी तकरीब में याद सादिक साहब ने तो 20 जनवरी की भी बात लेने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। और दूसरा, ये जो डील का शोर करने वाले थे वो भी आपने देखा, अब उनकी आवाज़ें भी मतलब हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे, लेकिन आएंगे ये अगले इंतखाबात 2023 के इंतखाबात के मौका पर, जिस तरह वो 2018 के इंतखाबात के मौका पर पाकिस्तान वापस आए थे इलेक्शन के लिए, ये 2023 के इलेक्शन में वापस आएंगे। और दूसरा, उनको वापस आना चाहिए और हमारी अदालतों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब से भी पूछना चाहिए कि वो जामन थे और उनको वापस लेकर आए। एक बात बड़ी अहम हुई है जी, ये जो हुकूमत ने एक जवाबी वार किया ना शफीक साहब कि हम जा रहे हैं अदालत में और शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी, तो उनसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम लीग नून डिफेंसिव होगी, क्योंकि उनको लगा कि कहीं शहबाज शरीफ साहब को तलब करके अदालत के अंदर एक तमाशा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने भी एक डिफेंसिव मूड ले लिया है। तो ये एक चीज़ हमें नजर आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून में खुद नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में जो है ना एक राय ये पाई जाती है कि वो अभी वहीं पर ही बैठे।
पाकिस्तान ना आए, क्योंकि जो मामलात यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये मामलात आगे खराब हो जाएंगे। ये जो इन्होंने कहा है ना कि वो 2023 के इंतखाबात से पहले आएंगे, अगर वो 2023 के इंतखाबात से पहले आते हैं तो उसका भी नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि फिर वो जो मुस्लिम लीग नून अपने आप को एक फॉल्स इमेज के साथ एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, वो मुकदमा भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी राणा साहब, ये जो सलमान साहब ने जिससे तवज्जो दिलाई है कि उनका मुकदमा ख़राब होगा, तो ये क्या सियासी पार्टियां ये सोचती नहीं कि भाई आज कुछ कह रही है, कल कुछ कह रही, परसों कुछ कह रही हैं, इनकी वफादारियाँ तब्दील होती हैं तो उनका बयानिया रोज़ तब्दील होता है, इससे क्या उनकी सियासत पर फर्क ये भी पड़ेगा? इजाफा कर लें, ये जो मरियम जो शादी की छुट्टियों पे गई थी, वो अभी तक लगता है छुट्टियों पे ही है। नहीं, वो दो चीज़ें एक तो माफ़ कीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ क्वार्टर्स में ये पैगाम पहुंचाया कि भाई मेरी तो कोई लड़ाई नहीं की, बड़े भाई ने कि आप उनसे बात करें, मुझे बीच में आप क्यों घसीट रहे हैं। और वो उन्होंने कहा कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से, मुझे मत करें ये सारा कुछ जो आप कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि सबसे जो टेक्निकल पॉइंट है ना सलमान भाई, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो रही है। जब वो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो फिर उन्हें लंदन से निकलना पड़ेगा, यूके से। तो जब वो निकलेंगे तो उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा। जो ये शोर मचाया था ना इन्होंने, इन्हें ये पता है कि पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हुई और जो उन्होंने दरखास्त वहां दी हुई अगर वो रिजेक्ट हो गई तो फिर उन्हें पाकिस्तान भेजना पड़ेगा और पाकिस्तानी हुकूमत तैयार है। तो उन्होंने कहा जब वो आना ही है तो हम क्यों ना ऐसा माहौल बनाए कि नेल्सन मंडेला आ रहे हैं इनकलाब लाने के लिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मरियम साहिबा की जो खामोशी है, मैंने कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये जो खामोशियाँ होती हैं ना, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकली मायने खेज होती हैं। और मरियम साहिबा को इस सारी सिचुएशन में इस बात का अंदाज़ा है कि उनका बयानिया पिटा, फिर कुछ आप लोगों का भी है कि आप लोगों ने जो मीडिया के हवाले से उनकी वो मैनिपुलेशन थी वो एक्सपोज की, ठीक है, और पता चला कि जी वो मरियम साहिबा तो करती ही मैनेज है झूठ को। सो ये सारी चीज़ें मिलकर मरियम साहिबा के लिए थोड़ा सा एक, अब ये शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। आज ये जितना कि उन्होंने रोला कल डाल लिया वो डाल लिया। ये बात सही है कि ये बजट पास हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत का और अपोजिशन के दरमियान ये एक फिर बहुत बड़ा मैच है। अगर हुकूमत बजट पास करा जाती है तो इसका मतलब है वो ये साबित कर देती है कि हम अक्सरियत में हैं और हम स्ट्रॉन्ग हैं। सो ये आई एम सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। राणा साहब, मैच बहुत बड़ा है, लेकिन इत्तेहादी जो हैं जिनके कंधों पर अपोजिशन खेलना चाहती है वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वो शफीक साहब 5 साल पूरा करना चाहते हैं, अपोजिशन 5 साल पूरा नहीं करना चाहती। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और आके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें एक तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने कल बड़ी मीडिया में गुफ्तगू की और उनका जो इंटरव्यू है वो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज करने का सबब बना है, उस पर बात करेंगे। 2-3 और इशू है हमारे साथ, ये हम बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं।
नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। जी वेलकम बैक। खालिद साहब, पंजाब में बल्दियाती निज़ाम में कुछ तब्दीली का इम्कान है और कायमी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून ने, अपोजिशन ने जो तजवीज़ पेश की उसमें उन्होंने कहा कि टाउन और म्यूनसिपल कमेटियाँ बहाल कर दें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए राणा साहब, एक तो ये जो पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का नया जो निज़ाम है अब वो नाफिज किया गया है, वो एक आर्डीनेंस के ज़रिए नाफिज किया गया है और इस आर्डीनेंस पर जो है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो काम है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी पंजाब असम्बली के इजलास में इसको बतौर एक्ट इसकी मंजूरी जो है वो लाजमी है ताकि इस कानून को जो है वो मुस्तकिल जो हैसियत है, स्टेटस है, वो मिल जाए। तो उसके लिए ये बिल जो है, ये जो आर्डीनेंस है पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है और अब इस पर जो लोकल गवर्नमेंट की जो कायमा कमेटी है उसके पास ये बिल है। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उसमें जो अपोजिशन है उसका तो बाइकाट चल रहा था 3 साल से, तो अब उनकी कोशिशों से अपोजिशन ने बाइकाट ख़त्म किया है और अपनी तजावीज़ के साथ अपोजिशन इस कमेटी में आई है और कमेटी का जो दायरा कार है वो बढ़ा दिया गया, अरकान की तादाद भी 23 कर दी गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी जो स्ट्रक्चरल चेंज है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में वो आएगी। छोटी मोटी जो तरामीम है वो तो आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा जो बल्दियात का ढांचा हुकूमत ने दिया बड़ी तब्दीली मुझे नजर नहीं आती। अच्छा सलमान साहब, 1 जनवरी से पंजाब के अवाम को एक तोहफा जो है वो हेल्थ कार्ड की शक्ल में मिल रहा है और 10 लाख रुपए तक आप मुफ्त इलाज फ़ी ख़ानदान करा सकते हैं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अगर ये प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा इस पे अमल हो जाए। देखिए, पाकिस्तान में लोग सबसे ज़्यादा जिस इशू पे परेशान है ना वो इलाज का मामला है, सेहत का मामला है। बिल्कुल सही और है। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान में एक बड़ा इनकलाब है। ये जो हेल्थ कार्ड जो पहले KPK में 4 करोड़ लोगों को इशू हुआ, अब 10-12 करोड़ लोगों को पंजाब में मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिला तफरीक है, इससे कतई नज़र के कि इसको सियासी स्कोरिंग के तौर पे ना देखें, यानी इस जमात को मिलेगा, इस जमात के लोगों को नहीं मिलेगा, इसके सपोर्टर को मिलेगा, इसके सपोर्टर को नहीं मिलेगा, अमीर को मिलेगा, गरीब को मिलेगा। हर शहरी जो पंजाब के अंदर रहता है ख़ानदान, उसको ये 10 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है और इसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी शामिल है। जो लोग भी हॉस्पिटलाइज होंगे वो इससे इस्तेफादा एज फैमिली उठा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक तारीखी कारनामा है PTI की हुकूमत का। पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ हर शख्स को कंपलसरी जो है ना आप हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि डॉन ने अपने दारिये में लिखा था, इट्स अ टर्निंग पॉइंट है, इट्स अ गेम चेंजर। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप देखिएगा कि जो हेल्थ कार्ड है ये अपना एक इम्पैक्ट दिखाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी KPK में इंतखाबात हुए हैं वहाँ इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आया। ये बातें छोड़ दें कि इलेक्शन को जीतने और हारने के कहते नज़र, मैं इसको ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने ये सोचा कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जो है वो लोगों को इशू किया जाए और ताकि लोगों को इलाज मालजा की जो सहूलियात हैं वो दी जाए। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो लोग बीमार भी हो जाए ना शफीक साहब, डर के हमारे अस्पताल नहीं जाते। उन्हें पता है वहाँ लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। फिर गवर्नमेंट के अंदर जाएं तो कई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अच्छा, फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है, इसमें सारे सरकारी अस्पताल जो है ना सर, उनको भी नए तरीके से इक्विप किया गया है। क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक काउंटर बना दिया गया कि यहाँ हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और ये जो आपका ID कार्ड है यही बेसिकली आपका हेल्थ कार्ड है। आप जाके जब अपना ID कार्ड देंगे तो उसी की बेसिस पे ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इसको
सियासत से हटके एक बहुत बड़ी सोशल सर्विसेज है जो इस वक्त पाक पंजाब और केपीके के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। पंजाब 1 जनवरी से बिल्कुल सही हर है। शहरी जो पंजाब के अंदर हर खानदान जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। अच्छा, उसमें शफीक साहब एक चीज़ और भी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, जब ये कार्ड बना है उसके बाद उन्होंने अपने हॉस्पिटल में फैसिलिटीज जी बढ़ा दी है, तमाम मशीनरी इक्विपमेंट बेहतर कर लिया है, उन्होंने अमले को मजीद फाल किया है, और जो लोग आने वाले हैं वो एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, किसी दौर में जब मैं अखबार वगैरह बेचता था तो मैं पीसी से गुजरता था ना, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अंदर से देखूँ ये किस तरह का है। इसी तरह मैं कितने गरीबों को जानता हूँ कि जब वो ये बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक ख्वाहिश तो पैदा होती है कि हम भी काश इधर से इलाज करा सकें। मेरा बच्चा बीमार है और मैं उसे लेके गली के नुक्कर के एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसका मुझे पता है कि ये क्वालिफाइड भी नहीं है, तो काश मेरा बच्चा भी किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करा सके। तो ये वो ख्वाहिशें हैं जो इमरान खान पूरी करने जा रहे हैं। वाकई वो बात इलेक्शन छोड़ दें यार, जो अब इंसानी दुखी इंसानियत की खिदमत है ना वो आपको पे बैक करती है। अभी नहीं करेगी तो कल करेगी, करेगी जरूर आपको। डीजी खान से एक फैमिली मिली, उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे सर कि हमारा सारा हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना वो 0 पैसे पे हुई है और इस हेल्थ कार्ड की वजह से। और ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। ये फलाही रियासत की तरफ इस हुकूमत पहला का जो है वो सबसे बड़ा ऐसा नहीं है। देखिए ये असल में हेल्थ इंश्योरेंस है। हाँ। इससे आपको जो इंश्योरेंस का शोबा है ना वो भी तकवीर पकड़ेगा। फिर आपके हॉस्पिटल जो जाएगा उसको इंश्योरेंस पे होगी ना। बिल्कुल सही है। वो भी अपना जैसे उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट बेहतर कर रहे हैं, सारी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, तो हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ और हाथ में जो इसमें नहीं जीते थे, जो अभी तक अब नहीं कॉप कर रहे हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, वो अपने आप को इक्विप करेंगे। और एक अपना इसमें एक इकोनॉमिक पॉइंट भी है। सेहत का तो है कि आपको पैसा आएगा ना सर, अगर आपके पास सहूलियत होंगी तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। सेहत का तो है कि हर बंदे को सेहत के जो उनके मसाइल हैं वो दूर होंगे, लेकिन ये है कि इसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व, इसमें आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। इसमें सिर्फ पंजाब के अंदर जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है इसमें जो है वो 440 अरब रुपए का बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम। अच्छा बहुत बड़ा बजट। नसीरुद्दीन शाह को तो आप जानते हैं सारे, इज अ ग्रेट एक्टर। और मैं समझता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर जो आर्ट मूवीज हैं उसमें नसीरुद्दीन शाह का नाम हमेशा लिखा जाएगा। वो इतना बड़े परफॉर्मर हैं। और अभी रिसेंटली उनकी मैंने वो मिर्जा गालिब देखी तो मुझे एक थोड़ी देर बाद में ये भूल गया कि मिर्जा गालिब कैसे थे, मुझे लगा यही मिर्जा गालिब। और मैंने कई दफा देखी है सर, क्या कमाल की उसमें उन्होंने अदाकारी की है। ऐसे ही लगता है जैसे मिर्जा गालिब। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हम भूल जाते हैं कि कौन है, हमें लगता है यही मिर्जा गालिब है। ये उनकी बहुत बड़ी। लेकिन कल यार मैंने उस सॉफ्ट आदमी को अंदर से रोते हुए ब्लास्ट होते देखा। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी आप मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहे, ठीक है। और फिर जुमला बड़ा खौफनाक है उनका, 20 करोड़ मुसलमानों को आप आसानी से दफन नहीं कर सकते, यहाँ पे फसादात फूट सकते हैं, यहाँ पे खून खराबा बड़े पैमाने पे हो सकता है। ये एक बड़ी वार्निंग है। शफीक साहब, मैं समझता हूँ कि जो अपने नसीरुद्दीन शाह साहब हैं उन्होंने एक जो अलार्म है वो तो कर दिया है एक भारत के, और मोदी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये फाशिस्ट जो है ये चाहता है कि नस्ल कशी हो, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि भारत में तबाही फैल सकती है। देखिए भारत में हमेशा जो ना अक़लियतों के हवाले से उसका रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है। कश्मीर देख लें, अपना इंडियन मुस्लिम देख लें, लेकिन इस पर हमारी जो अपना मोमबत्ती माफिया या हमारा जो इंटरनेशनल मोमबत्ती माफिया और आपके इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स यूएन की और अमेरिका बरतानिया की, उसको कोई बकरी का बच्चा मर जाए तो उस पर वो अपना शोर मचाते हैं। लेकिन यहाँ जब ये जो हो रहा है इस पर फिर अक़लियतें देखना, अगर कोई किसी अक़लियत के कहीं किसी मुल्क में होता है, ख़ास तौर पे उसको क्लासीफाइड में नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर यही कुछ ईसाइयों के साथ होता है, चर्चों पे होता है, तो वो शोर ववेला मचा देते हैं। लेकिन जो मुसलमानों के साथ जो ये मोदी कर रहा है उस पर वो खामोश है। बिल्कुल सही। और होना चाहिए, ये चाहिए कि आपको बैलेंस चलना चाहिए। यूएन और दूसरे इदारे जो अमेरिका, यूरोप, हमारे स्कैंडिनेवियन मुल्क हैं, वो इस पे भी उसे बात करेंगे, ये मत करें, नस्ल कशी मत करें। आप देखें फिर भारत जो तारीख बस कर रहा है, मुसलमानों के जो सड़कें हैं, शहर, उनके नाम चेंज कर रहा है, बल्कि एक बार उनका नाम भी तब्दील कर लिया, नाम तब्दील। तो कम से कम ये इतना बायस नहीं होना चाहिए और इतना विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। तारीख को मस्क ना करें, तारीख वहीं रहेगी। क्या आपने आज तक जो गंगाराम का नाम तब्दील कर लिया?
जो आपने यहाँ पे भाई उनके नामों से जानकी देवी, गंगा हाँ, राम, डेविस रोड आज भी हम डेविस रोड वही कहते हैं, बिल्कुल। तारीख को मस्क ना करें आप। और ये जो सबसे पहले जो हमारा यूएन और दूसरे इदारे हैं, जो आलमी इदारे हैं या जो मगरबी ममालिक अमेरिका है, उसको इधर भी तवज्जो देनी चाहिए कि आप अपने तो जरा कोई वायलेशन होती है, उस पर आपका कोई कुत्ता मर जाए तो उस पर आप शोर मचा देते हैं। तो ये देखें कि मोदी क्या कर रहा है, वो मुसलमानों की पूरी एक नस्ल को ख़त्म करना चाह रहा बिल्कुल है। ठीक है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं हुकूमती रवैये पे हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मोदी से इसी चीज़ की तो देखिए, लेकिन जब हम वो- हार नहीं मानेंगे। जब वो ये कह रहे हैं कि जिसने भारत में रहना है उसे हिंदुआता को कबूल करना होगा और बाकी अपने मजाहिब को छोड़ना होगा, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप अपने मजाहिब को तब्दील करें, अपने मजहब को तब्दील करें और भारत की हिंदुआता के आगे जो है ना अपना सर तस्लीम हम कर दें। और फिर मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। अभी आपने देखा क्रिसमस की तकरीबात के ऊपर क्या उन्होंने जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बिल्कुल उनकी सही। तकरीबात को उठा के फेंक दिया, सिखों के साथ उन्होंने क्या किया, दलित के साथ ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल और ये सही देखिए है। कई लोग हिंदुस्तान के अंदर ये पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन बात जो शफीक अवान ने की है कि जब पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी बात आती है तो अब पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है कि हम अक़लियतों के साथ ये कुछ नहीं कर रहे। हिंदुस्तान की मिसाल देखें, हिंदुस्तान के अंदर से अजानें आ रही हैं कि जनाब नसीरुद्दीन शाह समेत बहुत से लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि जो इस वक्त मोदी की सियासत है वो भारत को किस तरीके से मजहबी जनूनी रियासत के अंदर तब्दील कर रही है और जिस अंदाज से वो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनकी कत्ल गारत कर रहे हैं, उनकी अमलाक को अपना जला रहे हैं और उनको जहां जहां मुसलमान कारोबार कर रहे हैं वहां उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। उसके बाद आप दुनिया की खामोशी देखें तो आपको एक बहुत बड़ी मुनाफिकत और तजाद नजर नहीं आएगा। बिल्कुल खालिद साहब, जो बंदा गुजरात में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद में नस्ल कशी और उनके कत्ल करने का जिम्मेदार है, अमेरिका ने तो उनके मोदी के अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लगाई हुई थी और फिर अचानक सारा कुछ बदल गया। तो ये दुनिया इतनी बेहिस और ये दुनिया इतनी अंधी क्यों है? देखिए राणा साहब, भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान ही खुद को गैर महसूस नहीं समझते, दीगर जो अकलीतें हैं जिनमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, अब वो भी अपने आप को इस वक्त जो है वो अपने आप को जो है समझते हैं कि वो गैर महफूज हैं और इसकी जो जिम्मेदारी आयद होती है बराह रास्त जिस तरफ आपने निशानदेही की वो नरेंद्र मोदी की तरफ होती है कि उसकी सरपरस्ती में मुसलमानों पर और अकलीतों पर जो है अब वो तशद्दुद किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको दूसरे दर्जे का वहाँ शहरी जो है वो बना दिया गया है और ज़बरदस्ती जो मजहब है क्रिश्चियन को देखें। और इस हवाले से भी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो स्टोरी शाया हुई है वो यही हुई है कि ज़बरदस्ती उनके मजहब तब्दील जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी जो बरादरी है, आलमी जो अदारे हैं, उनको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। मैं चाह रहा था एक शॉर्ट कमेंट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कॉलम है वन नेशन वन पॉलिसी और उन्होंने जो अभी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसके ऊपर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है लेकिन तमाम फ़रक़ीन को मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। और छोटे छोटे विचारों के इस पे आपकी बात हो जाए। देखिए, इस पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहले हम बात कर चुके हैं और ये सिर्फ पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये सिक्योरिटी के हमारे जहन में आता है कि जंगो जदल फौज तैयार है, ये वो नहीं। जब तक आपकी इकानमी मजबूत नहीं होगी, जब तक आपके शहरों के असल हकूक जो है, सेहत, तालीम, ये नहीं होगा और आपके जो अपने लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो मजबूत नहीं होंगे। ये एक पैकेज है, ये अपना ये सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक। इसमें सिक्योरिटी भी है लेकिन ये पूरा आपका एक कौम के लिए एक पैकेज है, कॉम्पैक्ट पैकेज है। हाँ। और उस पैकेज को जब आप अपना उसको कौमी पॉलिसी पे लेके आएंगे तो तमाम इदारे यकजा हो जाएंगे। एक इदारा इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा जा रहा है, एक मजबूत पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, यूँ कहते हैं कि जो आवाम को जब आप खुद मुख्तार बनाएंगे तभी मुल्क जो है ना वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, जब आवाम खुद मुख्तार होती है। देखिए राणा साहब, आवाम को जो है खुद मुख्तार बनाने के लिए भी और उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी सिर्फ जो है वो शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ जो है हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो इकनॉमिक सिक्योरिटी जो है अब वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर उनको तमाम जो सहूलियात हैं अब वो दस्तयाब होंगी। ये पॉलिसी पब्लिक होनी चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि अभी क्या है। पॉलिसी जो है अब इसको पब्लिक भी होना चाहिए, पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस भी आना चाहिए, क्योंकि जो इसका टाइटल है ना वन नेशन
वन पॉलिसी। आपकी कौम में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल और ठीक मैं ये है। समझता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको जितनी लेजिटिमाइज और जितनी क्रेडिबिलिटी आप देंगे उतनी ज्यादा इसको लोग ऑनरशिप के अंदर लेके जाएंगे और पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा महफूज बहुत बनाया जा शुक्रिया जी। सकेगा। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो रहा है और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज मिनी बजट है और उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो एक शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये माजियों के हुक्मरानों की फाका मस्ती का आज ये हाल है कि हमें IMF के पास बार बार जाना पड़ रहा है। हमें भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे कातिलों को क्यों अपने सर पे बिठाते हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और उनके ख्वाबों के कातिल होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।